नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ज़्यादा जो दर्शकों का महत्वपूर्ण सवाल होता है, उसी सवाल के ऊपर एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूँ, जो लेटेस्ट का जजमेंट है। और जो सवाल होता है वो ये होता है कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 498A का केस किया है, साथ ही साथ उसने डीवी एक्ट के तहत भी कंप्लेन लगा दिया है, यानी दो कंप्लेन एक साथ लगा दिया है और दोनों सेम सिचुएशन, सेम घटना के लिए। तो क्या ये दोनों कंप्लेन जो है वो साथ साथ चलेंगे? जब पत्नी ने डीवी का केस लगा ही दिया था, इसके बावजूद भी उसने 498A का केस लगाया, तो एक ही घटना के लिए, एक ही फैक्ट के लिए मैं दो केस लड़ रहा हूं। तो क्या ये उचित है और ये क्या चल सकता है या नहीं चल सकता है? तो इसी के ऊपर हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके जरिए आपके इसी सवाल का मैं जवाब देने वाला हूं कि क्या डीवी एक्ट और 498A का जो केस है वो साथ साथ चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, अब नाम से ही आप समझ सकती हैं कि इस किताब का क्या उद्देश्य है, इसमें क्या जानकारियां दी गई हैं। इस किताब में ऐसे पति जो झूठे मैट्रिमोनियल केसेस से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है, कोई उन्हें कुछ बताने वाला नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं झूठे मुकदमों के चक्कर में पड़ के, तो ये उन्हीं की हेल्प के लिए ये किताब लिखी गई है। और आपको जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उनके संबंध में इस किताब में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे 498A का जो केस है, उसमें क्या प्रक्रिया चलता है, उसमें आपको क्या करना है, कैसे अपना पक्ष मजबूत करना है, डाइवोर्स कैसे लेना है, डाइवोर्स केस में पक्ष कैसे मजबूत करना है, डाइवोर्स केस की प्रक्रिया कैसे चलती है, मेंटेनेंस केस में अपना पक्ष कैसे मजबूत करना है, उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, उसमें जवाबदेही कैसे देनी होती है, अंतरिम भरण पोषण देने से कैसे बच सकते हैं, भरण पोषण देने से कैसे बच सकती हैं, डीवी के केस में अपना पक्ष कैसे मजबूत करें, उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, आपको कैसे उसकी जवाबदेही देनी होती है। तो सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो अगर आप मैट्रिमोनियल केसेस से, जैसे 498A, 125 CRPC, डीवी एक्ट, डाइवोर्स केस सेक्शन 9, इन सब मुकदमों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ये जो मेरी किताब है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सिद्ध होने वाली है। इसे आप पढ़ के काफ़ी अच्छी जानकारी जुटा लेंगे, जिससे कि आपको कोई ठग नहीं पाएगा, आप अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे और अपने पैसे भी बचा पाएंगे। तो देखिए, ये जो किताब है इसकी मूल्य 550 रुपये है, लेकिन अभी आपको 50 रुपये डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो किताब का मूल्य 500 रुपये है, साथ ही साथ 100 रुपये कोरियर चार्ज है। तो इस किताब को यदि आप बाई करना चाहते हैं तो 600 रुपये इस किताब का मूल्य है। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा, मैं बुक बाई करना चाहता हूँ, आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो जो जजमेंट है वो 498A केस को क्वेश्चन से संबंधित है। और ये जो जजमेंट आया है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा आया है। और ये जो मामला है वो दनिश चौहान वर्सेस डीजीपी एंड अदर्स के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो पति और उसके घर वालों के विरुद्ध सबसे पहले डीवी एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट की वहां शिकायत दर्ज करा देती है। उसके बाद ये मामला चलने लगता है। उसके कुछ दिनों के बाद जो पत्नी होती है वो महिला थाने में जाके कंप्लेन करती है, और वहां से भी सेम फैक्ट, सेम घटना के लिए आईपीसी की धारा 498A और 109 के तहत केस दर्ज हो जाता है। जब यहां से भी एफआईआर दर्ज हो जाता है, मामला दर्ज हो जाता है, तो पति को अब काफी समस्या खड़ी हो जाती है कि वही घटना के लिए वो डीवी एक्ट में भी मुकदमा लड़ रहा है और उसी घटना के लिए वो 498A के तहत अब दूसरा केस भी उसे लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में जो पति होता है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में 482 CRPC के तहत प्रार्थना पत्र लगाता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पत्नी ने डीवी एक्ट के तहत मामला दर्ज ही करा दिया है, मैं उसे लड़ ही रहा हूँ, तो ऐसे में ये मेरे ऊपर उसी घटना के लिए, उसी फैक्ट के लिए दूसरा मामला क्यों दर्ज हुआ। तो ऐसे में जब एक मामला चल ही रहा है, एक कानून के तहत कार्यवाही चली रही है,
है तो दूसरा मामला दर्ज करने का न्यायोचित नहीं है, और ऐसे में जो 498A के तहत एफआईआर हुआ है उसे क्वैश कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो यही पाता है कि पत्नी ने पहले डीवी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया, वो मामला चल रहा था, उसके बाद पत्नी ने 498A के तहत एफआईआर भी दर्ज करा दिया। फिर कोर्ट कहता है कि देखिए ये जो मामला दोनों दर्ज हुआ है वो दोनों अलग अलग कानून के तहत दर्ज है, और एक पत्नी को अधिकार होता है कि वो डीवी एक्ट के तहत भी केस दर्ज करा सकती है और 498A के तहत भी वो केस दर्ज करा सकती है। डीवी एक्ट के तहत जो पत्नी होती है उसे रिलीफ प्राप्त होता है, उसे कंपनसेशन प्राप्त होता है, और 498A के तहत वो सजा दिलवा सकती है। तो देखिए दोनों जो कानून हैं वो अलग अलग किस्म के कानून हैं। एक कानून के तहत रिलीफ प्राप्त होता है, कंपनसेशन प्राप्त होता है, दूसरे कानून के तहत सजा दिलवाया जाता है। तो यहाँ पे जो पत्नी है वो दोनों कानून के तहत केस दर्ज करा सकती है और दोनों केस चल सकते हैं। और ऐसे में कोर्ट जो होता है, पति का जो 482 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र होता है कि डीवी का केस दर्ज है और ऐसे में 498A का भी एफआईआर दर्ज हो गया है, तो 498A को क्वैश किया जाए, इस प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर देता है, खारिज कर देता है। तो यहाँ इस जजमेंट के जरिए हमें यही चीज़ जानने को मिल रही है कि देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी पत्नी ने डीवी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है और 498A में भी उसने अब एफआईआर दर्ज करा दिया है, आपके ऊपर दो केस दर्ज हो गया है, तो आप दूसरे केस को क्वैश करा देंगे या डीवी एक्ट के केस को क्वैश करा देंगे आपके ऊपर, तो एक ही मामला चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, पत्नी दोनों केस दर्ज करा सकती है, दोनों केस साथ साथ चलेगा और आपको लड़ना भी पड़ेगा। हाँ, कोई और आपके पास आधार है जिस आधार पे आप केस को क्वैश करा पाए तो आप उसके आधार पे केस को क्वैश करा सकती है, लेकिन इस आधार पे नहीं करा सकते कि पहले से एक डीवी में केस चल रहा है तो उसी फैक्ट में दूसरा 498A दर्ज हो गया है, इस आधार पे केस नहीं क्वैश करा सकती है, दोनों केस चलेगा। तो आशा कर रहा हूँ जो आपका बड़ा कन्फ्यूजन था और जो ये आपका महत्वपूर्ण सवाल था उसका आपको अब जवाब मिल चुका होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।